प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं, उसके ऊपर होने वाला है। बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ वो टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। आप इस टाइम पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे टर्म वाइज, और टाइम भी कम बचा है आपके पास में, तो आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप अलग अलग सोर्सेज का यूज़ भी करोगे। तो मैंने खुद ही सारे सोर्सेज का यूज़ करा, चाहे वो सपोर्ट मटेरियल हो, एनसीईआरटी हो या कोई अन्य बुक हो, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक हो। ठीक है, इन सब का यूज़ करके जो बार बार आने वाले एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है उनको मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। बस आप इन 10-11 क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लो, वो एग्ज़ाम में कोई ना कोई से क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो एज ए थ्योरम के रूप में बेटा, इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं क्वाड्रिलेटरल की। कहता है कि द सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रूव करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो अगर इस थ्योरम को हमारे को प्रूफ करना है तो चलिए बेटा हम ज्योमेट्री के जो बेसिक स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हैं। पहले गिवन होता है, फिर जो प्रूफ करना है हमारे को वो लिखते हैं हमारे को, और फिर अगर कंस्ट्रक्शन यानी रचना की ज़रूरत है तो लिखते हैं, अदरवाइज हम प्रूफ वाले पार्ट पे चले जाते हैं। तो हमें गिवन क्या है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम गिवन क्या है। देखो बेटा, गिवन मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिया हुआ कर सकते हो बेटा इसको आप। हमारे को एक बेटा एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, मान लेते ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी, और मान लेते हैं बेटा इसका जो एक डायगोनल है वो ए सी है। हमने डायगोनल को हम कंस्ट्रक्शन में भी बना सकते हैं डैश करके, लेकिन हम डायरेक्टली हम ये करेंगे, हमारे पे एक डायगोनल भी है इसका। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज ए बी सी डी इन विच, मान लेते हैं बेटा ए सी इज ए डायगोनल, यानी एक सी एक विकर्ण है। तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव, नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा ज्योमेट्री में हमारा टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, जो चारों एंगल का जो सम है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, देखो पहला एंगल ए, फिर एंगल बी, फिर एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का जो सम है वो 360 डिग्री है। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं बेटा हम प्रूफ की। ठीक है बेटा, यहाँ हम कंस्ट्रक्शन में डायगोनल को प्रिपेयर कर सकते थे, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी पहले से ही मान के चलोगे तो भी काम हो जाएगा ना। अब मैं नॉमिनेट कर देता हूँ इसके कोणों को यानी एंगल्स को। पहला एंगल 1 मान लेते हैं इसे, और इस वाले पार्ट को एंगल 2, और ये हो गया हमारा एंगल 3, और ये हो गया एंगल 4। तो इस एंगल को हम नॉमिनेट कर देते हैं 5 और इस एंगल को 6, यानी पूरा एंगल बी जो है वो 5 है, पूरा एंगल डी जो है वो 6 है। लेकिन एंगल जो ए है वो पार्ट में डिवाइड है 1 और 2 में, ऐसी एंगल जो सी है वो पार्ट में डिवाइड है एंगल 3 और एंगल 4 में। ठीक है बेटा, अब हम एक सिंपल, आपने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है ट्राइंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जैसे त्रिभुज का कोण योग गुण भी कहते हैं। वो क्या कहता है बेटा, किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का जो जोड़ है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो पहले जाते हैं बेटा हम इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी देखो बेटा ए बी सी, ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है जिसके अंदर 2, 5 और 3 एंगल हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ऑब्वियसली होगा। और रीजन यहाँ लिख सकते हैं हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज का कोण योग गुण के कारण हमने ऐसा लिखा है। अगेन अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, इस वाले में बेटा ए डी सी के अंदर बात करते हैं, ए डी सी की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी बेटा एंगल जो हमारा है पहला 1 प्लस एंगल जो 6 है प्लस एंगल जो 4 है वो होगा 180 डिग्री के, और इसे इक्वेशन सेकंड नॉमिनेट कर देते हैं। और ये कारण क्या है बेटा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज के कोण योग गुण के कारण ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखते क्या मिलता है। मैं एडिंग मतलब बेटा जोड़ना, एडिंग फर्स्ट एंड
सेकंड। देखो बेटा, जोड़ने का मैथमेटिक्स में तरीका क्या होता है, इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट हैंड के साइड में, राइट हैंड की साइड की एक्सप्रेशन को राइट हैंड के। लेकिन कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से लेफ्ट और राइट को भी जोड़ सकते हैं, ये मानते हुए कि वो मतलब इसी साइड में ही है, एक ही तरफ में। ठीक है, तो चलिए बेटा हम इसको ऐड कर देते। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 और प्लस अब मैं इस वाली इक्वेशन को ले रहा हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 और यहाँ पे ये वाला 180 डिग्री प्लस ऊपर वाला 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आप देखो एंगल 1 और 2 को जो जोड़ के बनेगा बेटा हमारा एंगल ए बन जाएगा। और इसी प्रकार देखो बेटा एंगल 3 और 4 को मिला के क्या बन जाएगा बेटा, एंगल सी बन जाएगा। और एंगल जो बी है वो ओनली 5 के इक्वल है और एंगल जो सी है वो ओनली 6 के इक्वल है। तो मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, यानी हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे एंगल A1 यानी और एंगल 2 एक ही साथ में। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा A। अब मैं एंगल 5 को एज इट इज़ लिख देता हूँ बेटा, एंगल 5 प्लस 6 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, ब्रैकेट में एंगल 3 प्लस एंगल 4 ब्रैकेट में, और बचा हमारा क्या, सिर्फ एंगल 6 बचा। और यहाँ 180 प्लस 180 हो गया आपका 360 डिग्री। करेक्ट है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बेटा एंगल 1 और 2 को मिलाकर क्या बनेगा, एंगल 1 और 2 मिलाकर पूरा एंगल ए प्रिपेयर हो रहा है, प्लस एंगल 5 का मतलब क्या हो गया बेटा, एंगल बी प्लस 3 और 4 को मैच कराएंगे देखो जोड़ के, तो एंगल क्या हो जाएगा सी। और एंगल 6 जो है वो एंगल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 360 डिग्री के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अतः ये प्रूव हो गया बेटा कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जो जोड़ होता है यानी 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी। हमने इसको क्वेश्चन की तरह बात करा है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन करा दूँ। चलिए बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है बेटा, देखो द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के जो कोण है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो इस रेशियो में गिवन है हमारे को, और हमें उसके सभी एंगल्स का मेजर जो है फाइंड करना है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। ठीक है, कि कभी भी रेशियो में अगर एंगल दिया होता है तो हम उसे कहीं ना कहीं उसका एक मल्टीपल फैक्टर मान लेते हैं उसका। ठीक है, यहाँ डायग्राम की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी रैंडम मैंने ऐसी क्वाड्रिलेटर ले दिया है तो, लेकिन एंगल कैसे कंसिडर करें, लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल्स, जिसके एंगल्स क्या है बेटा, एंगल ए को हम मान लेते हैं बेटा 3 इंटू मल्टीपल फैक्टर कॉमन जो है वो सबका x है, और एंगल बी को क्या मान लेते हैं बेटा 5x, और एंगल सी को क्या मान लेते हैं बेटा 9x, और एंगल डी को क्या कंसिडर कर देते हैं 13x। यानी हमारे पास में अगर x जो कॉमन मल्टीप्लायर है या हमारा फैक्टर कह सकते हैं इन सभी एंगल का, वो फाइंड हो जाए तो हम सभी एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय एंगल, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी कराई है बेटा आपको, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, जोड़ होता है यानी सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। इट मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे
तो हमारा 360 डिग्री आना चाहिए। नाउ ए के प्लेस पे बेटा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3x, बी के प्लेस पे 5x प्लस सी के प्लेस पे 9x प्लस डी के प्लेस पे 13x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, मैं बता दूं ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बुक का पहला ही है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो नाउ देखो बेटा 3 और 5 8, 8 और 9 कितने हो गए बेटा आपके 17 और 13 30 हो जाएंगे। यानी ये हो गया बेटा आपका 30x और ये 360 डिग्री एज इट इज़। इट मीन्स जो x की वैल्यू आ गई यानी जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो आ जाएगा हमारा 0 से 0 3 1 और ये 2 आ गया, तो इतना आ गया। ठीक है, नाउ एंगल्स के बारे में बात करते हैं बेटा। रिक्वायर्ड एंगल्स बेटा ज्योमेट्री में ध्यान रखना है, स्टेप्स के भी बड़े मार्क्स होते हैं। हर थ्योरम के बारे में डायग्राम बनाओ, जो भी है चाहे क्वेश्चन है तो भी कोशिश करो डायग्राम और गिवन वगैरह अकॉर्डिंग लिखने के लिए। तो रिक्वायर्ड एंगल्स क्या होगा बेटा, एंगल ए कितना था बेटा हमारा 3x, इट मीन्स x की वैल्यू है हमारे पास में 12, तो 12 3 आपका हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी जो है बेटा वो है हमारा 5x यानी 5 इंटू और x की वैल्यू 12 है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। और एंगल सी कितना है बेटा हमारा 9x, इट मीन्स x की वैल्यू 12 यानी ये आ जाएगा 12 निम्मा 108 डिग्री। और एंगल जो डी है वो है 13x, इट मीन्स 13 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 144 और 12 तुम्हारे 156 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिक्वायर्ड एंगल्स आ गए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा, जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, हमें ये बात को प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलो बेटा कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन देखिएगा फटाफट इसका। तो मैंने आपको बताया था बेटा ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं ज्योमेट्री के, उनके अंदर आप गिवन लिखो, जो प्रूफ क्या करना है प्रूफ वगैरह या डायग्राम वगैरह बनाओ, इन सभी पार्ट्स के क्या होते हैं नंबर स्टेप बाय स्टेप डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास में एक रोम्बस है, ठीक है, यानी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रहा हमारा एक पास में एक रोम्बस है, ये रहा। थोड़ा डायग्राम बन सकता है बेटा इस तरीके से, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा रोम्बस है, ए बी सी और ये डी इसके वर्टिसेस है, और जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो एरे, और मान लेते हैं ये डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, सबसे पहले गिवन लिखना जो है हमें। गिवन में क्या है बेटा, क्वेश्चन देखो गिवन में ना क्वेश्चन से ही होता है सारा कुछ, यानी हमें कहाँ से चुराना होता है, क्वेश्चन में से चुराना होता है गिवन जो बातें लिखनी है हमें। ठीक है, चुराने का मतलब गलत आदत नहीं सिखा रहा मैं आपको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में से ही लिखना होता है। ठीक है बेटा, तो गिवन क्या है बेटा, ए रोम्बस ए बी सी डी इन विच डायगोनल मतलब विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है बेटा, ओ पर एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल जो दोनों है। ठीक है, इसके बाद में आपको पता होगा बेटा रोम्बस क्या होता है बेटा, एक पैरेललोग्राम ही होता है, और इस तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं। यानी ये बात हम पहले से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू होगा बी सी इक्वल टू होगा सी डी इक्वल टू होगा डी ए। ठीक है, ये बात तो है ही है सिंपल सी। नाउ अब बात कर रहे हैं हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें कि जो डायगोनल है ए सी परपेंडिकुलर है हमारा बी डी के, या हम कह सकते हैं बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, परपेंडिकुलर का चिन्ह है यानी लंब का चिन्ह है। अब बात करते हैं प्रूफ वाले पार्ट की बेटा, हम प्रूफ वाले पार्ट में आते हैं बेटा। अब हम दो ट्रायंगलों का यूज़ करते हैं बेटा, एक तो देखो ए ओ डी आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और एक सी ओ डी की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। इन दो ट्रायंगल का, आप इन दोनों ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हो, ताकि मैं एक आपको एक फ्रंट में अब साइड में दिखें, इसलिए मैं उनका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल हम किसकी बात करें बेटा, COD की अगर हम बात करें। ठीक है, क्या क्या चीज़ के अंदर खास बात है बेटा, देखो AO इक्वल टू, या मैं AO की जगह लिख देता हूँ बेटा, इस तरीके से बात करते हैं हम, OC की लिखते हैं। ठीक है, OC और AA लिखते हैं, तो OA इक्वल टू OC। ये क्या है बेटा, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। भाई रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, और उसके डायगोनल जो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर पार्ट में जो बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये देखा कि OA इक्वल है OC के। नाउ अगर हम बात करें OD इक्वल टू है OD, इसका रीजन क्या है बेटा, कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है। दूसरी बात क्या है बेटा, देखो AD इक्वल टू है हमारा, मतलब जो ये साइड है हमारा, AD इक्वल किसके बेटा, यहाँ देखो मैंने अभी लिखा था ना, यहाँ AD इक्वल टू DC, यानी हम लिख सकते हैं बेटा DC के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये क्या है, ये तो हम बोल सकते हैं गिवन है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को बेटा ध्यान रखना कि ये वाला पोर्शन इसके अंदर आ रहा है, ये कॉमन वाला पार्ट अलग है, कहीं आप मिसमैच कर दो। ठीक है, या मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ईच अदर लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, और ये कॉमन है। ठीक है बेटा, तो OA इक्वल टू OC है, OD इक्वल टू OD कॉमन है, और AD इक्वल टू DC है, यानी इक्वल साइड है हमारी किसी रोम्बस की, सारी साइडें बराबर होती हैं ना, तो ये इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब तीनों साइडें तो इक्वल ही कर चुके हैं हम प्रूफ। ठीक है, कंडीशंस के, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस है बेटा किसके, ट्रायंगल COD के। अब कारण पूछा जाता है मैथमेटिक्स में बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बेटा, तो SS नियम के द्वारा हम कह सकते हैं। अब बात रही, इसका मतलब ये रहा बेटा, हम CPCT का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ जो हमें रिजल्ट फाइंड करना है उसके लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा AOD, एंगल जो AOD है वो इक्वल होगा एंगल COD के, COD के, इसमें लिख सकते बाय CPCT। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, देखो जब हमने प्रूव कर दिया है कि जो ट्रायंगल है AOD किसके ऊपर आ रहा है बेटा, COD के ऊपर आ रहा है, यानी C वाला पार्ट A पे और O वाला तो O पे ही रहेगा हमारा, और D वैसे ही रहेगा। तो अगर हम बात करें ये वाला एंगल किसके ऊपर पड़ने वाला है, एंगल AOD पड़ने वाला है एंगल COD के ऊपर। ठीक है ना, अगर कॉन्ग्रुएंस देखा जाए तो ये हमारी बात ये तो प्रूफ होगी। अब हम इसी को बेटा एक नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन 1। अब हम बात करते बेटा, यहीं देखो एंगल AOD प्लस एंगल COD, ये है हमारा 180 डिग्री के बराबर। अब कारण मैथ्स में मांगा जाता है तो बेटा लीनियर पेयर। आप गौर से देखो, फटाफट देखो, ये रही एक लाइन, तो ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे, ऑब्वियसली बनाएंगे। अच्छा यहाँ देखो AOD और COD एंगल है, AOD और COD दोनों इक्वल है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, AOD प्लस COD की जगह भी मैं AOD को प्लेस कर देता हूँ, AOD, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज़ करा। अब देखो ये दोनों तो बेटा भैया हो गए, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD इक्वल टू है 180 डिग्री। इट मीन्स कि जो एंगल AOD है वो आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी 90 डिग्री, यानी AOD इक्वल है हमारा COD, और ये दोनों की वैल्यू हो गई हमारे पास में 90। तो भैया ये 90 डिग्री हो गया एंगल, तो इसका मतलब डायगोनल भाई एक दूसरे को किस पे कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, हैंस
प्रूव दैट diagonal of rhombus are perpendicular to each other. ठीक है बेटा, तो इस बात को हमने प्रूव कर दिया है कि जो डायगोनल हैं किसी रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं या एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ रखा है, ठीक है। चलिए बेटा नोट, चलिए बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है टॉप 10 में वो है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है बेटा ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ। देखो बेटा ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP और जो CQ है आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। A से परपेंडिकुलर है वो, ठीक है ना, वर्टेक्स A से जो परपेंडिकुलर है वो है लाइन सेगमेंट AP किस पे, BD डायगोनल पे, और C वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है वो है CQ, ठीक है, BD डायगोनल पे। शो करना है हमें, यानी शो दैट ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CQD, यानी हमें प्रूफ करना है कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, और फिर हमें ये साइड प्रूफ करनी है कि AP साइड इक्वल है CQ के। बेटा कभी भी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप ना जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है, मतलब जिन ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंस है, उन्हीं ट्रायंगल में जा करो और उन सारी कंडीशनों को ढूंढे करो जो इस फिगर के अंदर दे रखी हो, और उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपकी जो क्राइटेरिया होता है या कॉन्ग्रुएंस की जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल जरूर प्रूव हो रहेंगे। बस हमें वो चीज़ ढूंढना आ जाए तो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो टफ नहीं होते। चलो इसी को सॉल्यूशन करके दिखाते हैं बेटा आपको। सॉल्यूशन देखो बेटा, तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहला जो हमें लिखना होता है बेटा वो है गिवन, और गिवन मैंने यानी दिया हुआ जो है वो हम क्वेश्चन से निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि, ठीक है ना, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इन विच AP and CQ are perpendicular to BD, ठीक है बेटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ देखो, नेक्स्ट स्टेप है बेटा टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ भी कहाँ से, क्वेश्चन में ही होता है। क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CQD के, और जो दूसरा पार्ट प्रूफ करना है वो AP इक्वल CQ के, ठीक बेटा। अब हम प्रूफ की ओर जाते हैं बेटा और प्रूफ करते हैं। मैंने बताया ना बेटा, हमें जब भी प्रूफ करना हो तो ज्योमेट्री क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंस तो उसी ट्रायंगलों में जाकर हो, उन्हीं ट्रायंगलों में जाकर हो जिन ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो देखो बेटा यहाँ जाएंगे हम, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, यानी APB एक तो इस ट्रायंगल की बात करी जा रही है बेटा, और एक इस ट्रायंगल की CQD की, ठीक है। इनमें देखते हैं बेटा क्या क्या खास बात है हमारे पास में। तो सबसे पहले देखो बेटा AB इक्वल टू है हमारे, ठीक है, AB जो है वो किसके इक्वल जा रहा है बेटा, DC के इक्वल जा रहा है बेटा। तो कह सकते हैं बेटा DC के। ये क्यों हो रहा है ऐसा, DC या CD बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, अपोजिट साइड ऑफ आर इक्वल, ठीक है बेटा। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, पहली बात। दूसरी बात देखो बेटा, एंगल जो हमारा है APB इक्वल है एंगल हमारा किसके बेटा, CQ और
डी के, ठीक है। सी क्यू डी के बात करते हैं, क्यों, कारण क्या है, हर एक की वैल्यू क्या है, ईच 90 डिग्री है। ये आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं बेटा, इस एंगल का नाम दे देते हैं बेटा हम एंगल 1 और इस वाले एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 2। अब आप देखोगे बेटा इन ट्रायंगल के अंदर जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। कारण क्या है, देखो बेटा ये साइड इसके पैरेलल है, तो आप देखो बेटा ये देखो ये साइड इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसफर लाइन का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल नहीं हुआ बेटा, है ना, अल्टरनेट एंगल हुआ ना। तो लिख सकते हैं बेटा, यहाँ लिख सकते हैं एज डी सी पैरेलल टू ए बी या ए बी पैरेलल टू डी सी। और कौन काम कर रही है बेटा, डी वी इज ए ट्रांसवर्सल, यानी एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल से। अब बेटा देखो दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ देखो बेटा जो दो एंगल इक्वल है ना, उनको छोड़ के एक जो तीसरी, मतलब उन दोनों के जो कॉमन साइड है उसको छोड़ के एक अलग वाली जो साइड है वो इक्वल आ रही है। आपको जो कॉन्ग्रुएंस के जो रूल थे वो आपने पढ़ा होगा, एस एस पढ़ा होगा, एक एस ए एस पढ़ा होगा और एक ए एस ए पढ़ा होगा। और जो फोर्थ रूल होता था, ठीक है, एक होता था हमारा, एक होता आर एच एस होता था, राइट साइड हाइपोटेनियस वाला रूल होता था, ठीक है। एक होता था हमारा ए एस करके, यानी कोई दो एंगल और उन दोनों के जो एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड है उस साइड को छोड़कर जो भी अलग जो साइड हैं वो इक्वल हो जाती हैं दोनों ट्रायंगलों की, तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे ट्रायंगल कौन कौन सा दिया है बेटा, यहाँ पे ए पी बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके बेटा, सी क्यू डी के। और कारण पूछा जाएगा तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है बेटा। तो ये तो प्रूफ हो गया पहला पार्ट तो हमारा। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें इसमें, दूसरी बात क्या बोलिए बेटा, हमें प्रूफ करना है ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब भैया ये इसी ट्रायंगल का पार्ट है, ए पी और सी क्यू उसका पार्ट है, तो हम लिखते हैं कि ए पी इक्वल है सी क्यू के, और यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। हैंस प्रूव हो गया बेटा दोनों पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बस आपको रूल याद होने चाहिए। 4 मेन रूल होते हैं हमारे और एक आपको पता है ये, ठीक है। तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बच्चा आपका जो टॉप 10 में क्वेश्चन आ रहा है अगला 5वां, वो क्या कहता है, इन फिगर इफ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि अगर ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा ये क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल क्या है, जो आपका जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बुक मिलती है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, उनमें से भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, थोड़ा अलग सा था इसलिए, और लग रहा है चांसेस के भी आने के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने। तो बेटा आपको थोड़ा सा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी पैरेललोग्राम के अंदर की, देखो सॉल्यूशन देखो, सिंपल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं है, गिवन इवन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा एस आर पैरेलल टू पी क्यू है, ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है बेटा, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल यानी एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो एंगल ये वाला है ना बेटा, देखो ये जेड की आकृति बना रहा है बेटा, देखो ये, यानी ये एंगल हुआ हमारा इसके इक्वल हुआ अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल हुआ इसके इक्वल हुआ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा मैं, 7y इक्वल टू होगा 28 डिग्री, यानी ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से y डायरेक्ट आ जाएगा बेटा 28/7
यानी y आ जाएगा हमारा 7 चौक यानी 4 डिग्री। सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा 8x इक्वल टू होगा हमारा 32 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है बेटा हमारे अल्टरनेट एंगल्स है। इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा x इक्वल टू 4 डिग्री आ जाएगा ये भी, यानी दोनों की दोनों 4 आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हैंस हम लिख सकते हैं बेटा रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या है, x भी 4 डिग्री है और y भी कितना है हमारा 4 डिग्री है, या हम कह सकते हैं x और y दोनों की दोनों 4 है, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्ज़ाम में बेटा आ सकता है। किसी भी चीज़ को सिंपल तो समझो हुई, लेकिन उसको करना भी है आपको, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर x + 20, x - 20, 2x + 5, 2x - 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है वो इस तरीके से गिवन है आपको और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा ये क्वेश्चन भी सपोर्ट मटेरियल में है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा। तो डायरेक्टली बेटा 4 एंगल दे रखे हैं, तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो बेटा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख देता बेटा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, x + 20 प्लस x - 20 प्लस 2x + 5 प्लस 2x - 5, इट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा 1x 2x और 2 कितने हो गए बेटा, 4 और 2 6, यानी 6 तो x हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो 20 प्लस का 20 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस का माइनस का कैंसिल, तो इसका मतलब बच्चा बेटा ये सिंपल। तो x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 360 को डिवाइड करना हमें 6 से, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री, या हम 60 भी बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं सिर्फ 60, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर यूनिट लिखा जा रहा है, यूनिट में पूछ रहा है तो डिग्री में हो जाएगा, क्योंकि एंगल है, यानी क्योंकि भाई ये एंगल है तभी तो एंगल डिग्री मेजर में मेजर करा जाएगा। और अदरवाइज़ भाई नहीं डिग्री में माना जा रहा वो, तो जो भी अकॉर्डिंगली है तो आप इसको डिग्री हटाकर सिंपल वैल्यू को भी लिख सकते हो, ठीक है, 60, ठीक है। तो हैंस क्वेश्चन का जो वो है रिजल्ट या आंसर है वो 60 है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है बेटा, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर हैं यानी इक्वल हैं, तो वो हमें प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं और अपने जो स्टेप्स हैं उनको लिखते हैं ताकि नंबर हम बटोर सकें, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को मैं इस तरीके से बनाते हैं बेटा, मान लेते हैं वो रेक्टेंगल की शेप में बना देता हूँ ताकि हमें बाद में उसको प्रूफ भी करना पड़े, क्योंकि देखो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया A B C और D हो गया, ठीक है। और इसके डायगोनल जो हैं वो मान लेते AC और BD है, ठीक है। चलो बेटा, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है मैंने आपको बताया था गिवन, यानी जो दिया हुआ है बेटा वो हमें क्वेश्चन में से ही बटोरना होता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, इन विच क्या क्या बात है बेटा, इन विच जो डायगोनल है वो इक्वल है, इन विच डायगोनल्स
पहला है बेटा AC इक्वल टू BD है। क्लियर है। अच्छा आपको ये भी पता है बेटा अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। ठीक है, चलो मैं इसको बाद में टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा NCERT का कि हमें ABCD एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। देखो मान के चलो कि ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है और हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो देखो बेटा प्रूफ वाले पार्ट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है ट्राइंगल का, या कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज़ करके काम करना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो जो ट्राइंगल है इस रेक्टेंगल के अंदर दोनों, एक है ADC की बात करें, एक BCD की, या और भी कोई ट्राइंगल बन सकते हैं। अब आपको देखो कि इन्होंने डायगोनल इक्वल दिए हैं, तो हम ऐसे ट्राइंगल चूज़ करेंगे जहाँ पे डायगोनलों का यूज़ हो रहा हो। मैंने बताया था ना कि अगर हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होता है तो सिर्फ हमें उन्हीं ट्राइंगल को उठाना होता है जहाँ हमें मैक्सिमम दिख रहा हो कि ये कॉन्ग्रुएंस के लिए एलिजिबल है प्रूफ करने के लिए। तो देखो बेटा हम ट्राइंगल की बात करें ADC की और ट्राइंगल BCD की, क्योंकि AC इसमें डायगोनल आ जाएगा, इसमें BD आ जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल किसमें बेटा BCD में बात करते हैं। BCD मैं थोड़ा सा एक वो करके दिखा देता हूँ आपको, शेडिंग। हम किस ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं, इनमें जा रहे हैं बेटा। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगलों को मैंने शेडिंग करके दिखा दिया था, आपको पता चल जाएगा। पहला ADC और BCD की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल के अंदर देखते हैं क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो बेटा, एक तो देखो AC इक्वल टू है BD। ये भाई सब क्यों? क्योंकि ये गिवन है, हमें डायगोनल इक्वल है। पहली बात, सिंपल बात करते हैं बेटा, DC इक्वल है CD की। ये क्या है बेटा, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की। अच्छा एक और बात देखते हैं बेटा कि जो ये वाली साइड है AD इक्वल होगा BC के, यानी AD इक्वल होगा BC के। कारण बता सकते हो बेटा? कारण ये है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब ये हो क्या रहा है बेटा, देखो तीन साइड इक्वल हो गई हैं दो ट्राइंगल्स की, तो इसका मतलब वो आपस में, तो वो कॉन्ग्रुएंसी तो हुए। तो हम लिख सकते हैं बेटा ट्राइंगल कौन सा लिया था बेटा हमने, ADC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BCD के। अब कारण क्या है, बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी CPCD का भी यूज़ करना होता है ताकि हम कुछ ना कुछ ऐसा निचोड़ निकालें जो हमारे लिए काम की बात करे। तो देखो बेटा ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी एंगल D इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो ADC करके और BCD करके भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ना एंगल, तो आप बेटर होगा ADC और BCD करके लिखो। और कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बाय CPCD। अब देखो बेटा एक मज़ेदार बात देखो, चलो इसको हम क्वेश्चन में जो भी है उसके अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो बेटा ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और देखो ये एक ट्रांसवर्स का काम नहीं करे। देखो यहाँ देखो AD पैरेलल है BC, क्योंकि भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, और देखो DC इज ए ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो आपको पता है बेटा इन दोनों यानी एंगल D प्लस एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर कॉन्जुकेटिव एंगल्स। ठीक है, ऑन द सेम ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं हमारे में। ठीक है, ये भी एक तरीके से, यानी सेम ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके के जो वो हैं हमारे एक तरीके से जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो क्या आ रहा है ट्रांसवर्सल लाइन पे वो सम 180 डिग्री होता है। मैं ये आपको पता होगा ना, जैसे मान लो
कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ऐसी ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको पता है ना कि अगर इन दोनों की बात करें, इस एंगल की और इसकी, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, इसी तरीके से यहाँ और यहाँ भी क्या होगा, 180 डिग्री के अराउंड में होगा। तो जब भी पैरेलल लाइन होती हैं उनको जो एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब रिप्लेसमेंट देखो बेटा, डी और सी दोनों एंगल बराबर है, तो हम यहाँ पे देखो, अच्छा डी लिख दो या सी लिख दो, तो एंगल डी प्लस मान लो एंगल सी को भी मैं एंगल डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 180 डिग्री है, यानी यहाँ है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी एंगल जो डी आ गया वो आ गया 90 डिग्री। और आपको पता है बेटा डी और एंगल सी इक्वल टू है दोनों की दोनों, और इसीलिए दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। देखो किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए जस्ट ये काफ़ी है कि उसका एक एंगल का जो मेजर हो वो 90 डिग्री हो। डेफिनेशन देखो आप रेक्टेंगल की यही होती है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर वन एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है। वो तो हम बेटा बाद में प्रूफ करते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी को थ्योरम के अकॉर्डिंग कि सभी एंगल का जो मेजर होता है रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री होता है। लेकिन ये सफिशिएंट होता है प्रूफ करने के लिए कि एक ही एंगल किसी पैरेललोग्राम का 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, अगर डायगोनल भी उसके क्या है इक्वल है तो, ठीक है। तो हैंस कह सकते हैं बेटा, हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। प्रूव हो गया बेटा ये बात, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप इसको नोट करो साफ तरीके से, बिल्कुल पेपर के यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें प्रॉपर्टी यूज़ करी थी इसी को मैंने, ठीक है। 8वां क्वेश्चन वो क्या कहता है बेटा, 8 क्वेश्चन, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ ए राइट एंगल, कि एक रेक्टेंगल के जो हर एक एंगल का जो मेज़र होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। मतलब एक आयत के प्रत्येक कोण का जो मेज़र होता है, माप होता है, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको प्रूफ करना, और लेकिन डेफिनेशन के लिए इनफ होता है हमारे को ये बताने के लिए कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल का मेजर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो रेक्टेंगल के अंदर हम ये बात दिमाग में रख के चलेंगे कि एक एंगल का मेजर तो 90 डिग्री होता ही है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन कैसा है, और अगर आपको नंबर बटोरने हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप काम करो आप, और जो भी है गिवन वगैरह लिखते जाओ। तो मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है हमारे पास में, ठीक है, ये रहा। तो ए बी सी और ये डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो देखो गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इन विच एंगल ए मान लेते हैं बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो बाय डेफिनेशन ही एक एंगल तो होता है ना, बाय डेफिनेशन ही होती है ये चीज़ें। तो बाय डेफिनेशन एक एंगल को तो हमें मानना पड़ेगा 90 डिग्री है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव, अब बाकी बच्चे को हमें प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी तीनों के तीनों का जो मेजर है वो भी 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों भी 90 डिग्री हैं, ताकि ये बात प्रूफ हो जाए कि सभी एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। तो देखो बेटा प्रूफ, देखो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं बेटा, देखो ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, देखो ये साइड और ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ठीक है, और इक्वल भी है। क्यों, कारण क्या है, इक्वल क्या है, अपोजिट साइड ऑफ यानी समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड। मैंने देखो रेक्टेंगल एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो ये है इक्वल भी है, और आपको पता जब इसके ये
इसके पैरेलल में इक्वल भी है और ए बी इज ए ट्रांसवर्सल और ये एक तिर्यक रेखा। देखो भाई, ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल रेखा की तरह काम कर रही है, लाइन की तरह। इसका मतलब हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। कारण क्या है बेटा? सम ऑफ इंटीरियर consecutive angles on the same ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम बात करें बेटा, भाई एंगल ए तो बाय डेफिनेशन 90 डिग्री है, तो ये तो लिखा मैंने 90 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल बी की वैल्यू है वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल बी भी जो आ गया बेटा वो भी आ गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों की दोनों 90 डिग्री। अगर हम बात करें बेटा, एंगल ए इक्वल टू है एंगल सी। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और दोनों का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। कारण क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपको सब कुछ समझाया था बेटा। सिमिलरली क्या होगा बेटा? एंगल बी इक्वल है एंगल, ये वाला एंगल एंगल डी के। ठीक है, और दोनों की दोनों, भाई बी की मेजर आपने देखा 90, तो डी का भी क्या होगा? 90 डिग्री। इसका भी कारण बेटा क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से बात प्रूफ हो जाएगी बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी, और वो भी दोनों सारे के सारे क्या है? 90 डिग्री। और कह सकते हैं हैंस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री के हैं। दैट इज ईच एंगल इज राइट एंगल इन ए रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, ये बात प्रूफ कर दी हमने। ठीक है, सिंपल था बेटा, ये बुक का ही क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है, पर एग्ज़ाम बेस्ड है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, जो टॉप 10 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थ्योरम ही है, जिसे मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी कहते हैं। यानी मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो लाइन के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, तो वो बची हुई तीसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के इक्वल भी होगी। इसको प्रूफ करना है बेटा, ये मिड पॉइंट थ्योरम है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और थोड़ी लेंदी भी है। और समझते हैं बेटा इसको, अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते जाओगे तो बहुत सिंपल है और ईजी भी है। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो कंसीडर कर लेते हैं बेटा, गिवन में पहले देख लेते हैं बेटा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा। ये मान लेते हैं हमारा एक, ठीक है, ट्रायंगल है, थोड़ा ट्रायंगल साफ बना देते हैं बेटा। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है बेटा ए बी सी, और इन ए बी और ए सी के जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं यहाँ है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो डी ई है। ठीक है, तो गिवन है बेटा ए बी सी डी, या ट्रायंगल लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स of sides AB and देखो AB और AC रिस्पेक्टिवली।
यानी क्या है बेटा, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, यानी ये हुआ ए डी और डी भी इक्वल होगा। ऐसी ए सी का मिड पॉइंट है ई, यानी ए ई और ई सी इक्वल होगा। तो प्रूव क्या करना है बेटा हमें, जो प्रूव करना है बेटा हमें कि जो डी ई है वो पैरेलल है हमारे बी सी की एंड इसके हाफ के इक्वल, यानी जो डी ई की जो वैल्यू है वो 1/2 बी सी होती है। बेटा इसको ध्यान रखना है, इस रिजल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। नाउ इसके अंदर बेटा कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, तो हम ज़रूरी कंस्ट्रक्शन को कर देते हैं। और कंस्ट्रक्शन हम कुछ अपने हिसाब से करनी है। देखो बेटा, हमने इस पॉइंट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इतना प्रोड्यूस करते हैं कि जितनी ये वैल्यू है उतना ही ये जाए। ठीक है, मान लेते हैं एफ तक। ठीक है, यानी हमने जो ये साइड है वो दोनों ये है। मैं ई को थोड़ा और सही बना देता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरीके से प्रोड्यूस करा है बेटा, जो डी ई है ई एफ के इक्वल है। ठीक है, ना क्या लिखेंगे बेटा, प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच दैट, हमने कंस्ट्रक्शन ही बेटा इस तरह करी है कि डी ई की जो वैल्यू है वो ई एफ बोलो या एफ ई के इक्वल हो। ठीक है, ई एफ के इक्वल है। नाउ प्रूफ करते हैं बेटा, अब हम प्रूफ कोई ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं, दो ट्रायंगल का, चलो इनका यूज़ कर सकते हैं, ए ई डी, और एक कर सकते हैं बेटा हम सी ई एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल किस में बात करते हैं बेटा हम, सी ई एफ के अंदर बात करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें हमारे काम की है और कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, अब देखो पहली बात देखो बेटा, जो ए ई है वो इक्वल टू होगा ई सी के। क्यों कि देखो ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी का। ठीक है बेटा, ए सी का क्या है, ये एक मिड पॉइंट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, जो डी ई है वो ई एफ के इक्वल है। ये क्या है बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से करा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इस एंगल की बात करें बेटा, ठीक है, इस एंगल की बात करें तो एंगल हमारा कौन सा बेटा, ए ई डी इक्वल है हमारा एंगल बेटा सी ई एफ के। ये कारण क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, ये साइड इसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ई मिड पॉइंट है, और इनके बीच में वाला इंक्लूडेड एंगल भी वर्टिकली अपोजिट थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल है। इसका मतलब हुआ बाय क्या कह सकते हैं बेटा, दो हमारी साइड और इनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ बेटा कि जो ट्रायंगल है ए ई डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके, सी ई एफ के, सी ई एफ के। और कारण क्या लिख सकते हैं बेटा हम, बाय कारण क्या लिख सकते हैं बेटा हम, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब ये हमें CPCT का भी प्रयोग करना है ताकि हम कुछ काम की चीज़ हासिल कर सकें। तो यहाँ पे काम की चीज़ है बेटा, AD की जो वैल्यू है वो हम किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ से देखो AD को हम CF के यानी CF के इक्वल है। ये हो गया बेटा बाय CPCT से। अच्छा, एक एंगल की और बात करते हैं बेटा हम, इस वाले एंगल की। तो ये वाला एंगल इसके ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, एंगल ADE, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, तो इक्वल होगा हमारे एंगल किसके बेटा, CFE के। देखो ADE तो CFE के होना चाहिए, तो एंगल CFE के होना चाहिए। ये हो गई सेकेंड, तो ये भी बाय CPCT है।
ठीक है बेटा। अब ये CPCT से तो ये बात हो गई है, प्रूव हो गई है। नाउ हम एक और चीज़ देखो बेटा, D इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, D क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, AD इक्वल टू होना चाहिए हमारा DB। तो कारण क्या है बेटा, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। इतनी बात सिंपल है बेटा। अगर ये AB का मिड पॉइंट है D, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से देखें बेटा, ADCF के इक्वल है, तो यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल है वाले पोर्शन इनके, तो इस इक्वेशन को तो बना लेते हैं बेटा हम थर्ड, और ये आ गई हमारी फोर्थ। देखो यूजिंग इससे बेटा फर्स्ट और थर्ड से, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड से बात करें हम, तो जो DB है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा CF के। ये बना दी हमने इक्वेशन फोर्थ। ठीक है बेटा। तो ये इस ट्रायंगल के अंदर हमने प्रूव कर लिया बेटा कि जो देखो यहाँ से AD इक्वल हमने DB बाय गिवन कंडीशन। अब हमने प्रूव कर दिया कि DB इक्वल है हमारा CF के। ठीक है बेटा, CF बोलो या FC के इक्वल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो बेटा अब देखो, यानी हमने ये तो हो गया हमारे पास में इक्वेशन 4, DB इक्वल टू CF है। नाउ अगर हम बात करें बेटा इस DF पूरी लाइन की बात करें, तो जो DF है बेटा AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, यानी कट कर रही है, और इस FC को F पे इंटरसेक्ट करिए। इस प्रकार देखो कि ये जो एंगल है ना ADE, यहाँ पे ADE इक्वल है हमारा किसके एंगल, CFE के। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि ये जो एंगल है अल्टरनेट एंगल नहीं होगा, क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रही है और ये एंगल इसके इक्वल हुआ है। इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये अल्टरनेट एंगल की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है बेटा और थ्योरम थोड़ी लंबी है, तो छोटा लिखूंगा मैं उसे। DF इंटरसेक्ट AB एंड CF at D and F such that angle ADE equal angle CFE के। दिस मीन्स ये क्या हुआ बेटा, अल्टरनेट एंगल नहीं हो गए। ठीक है, दैट इज अल्टरनेट एंगल हो गए। और अगर ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल्स हो गए, विच इम्प्लाइज अगर ये अल्टरनेट एंगल है, भाई तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये DF है वो इसको यहाँ काट रही है और इस CF को F पे काट रही है। तो देखो ये गौर से देखो बेटा कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वर्क कर रही है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, यानी ये अल्टरनेट एंगल ही तो है एक तरीके से। और अल्टरनेट एंगल अगर होते हैं तो इनकी अपोजिट साइड होगी, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो वो पैरेलल होगी। दिस इम्प्लाइज कि जो AD साइड है वो पैरेलल होगी हमारे किसके बेटा, CF के। ठीक है ना, CF के या FC के पैरेलल बता सकते हैं बेटा हम। ठीक है, पैरेलल है इसके। नाउ एक तो ये बात हो गई, आपको ये भी पता है कि जो AD है वो DB के इक्वल है, तो हम AD के प्लेस पे लिख सकते हैं बेटा हम DB पैरेलल है FC के, क्योंकि देखो AD इक्वल टू है हमारे किसके, DB के। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है बेटा, DB इक्वल है हमारे किसके, CF के आ रही है एक तरीके से। ठीक है, DB किसके इक्वल भी है, यूजिंग उसके देखो बेटा, यूजिंग फोर्थ कि जो DB है वो इक्वल है CF के एंड DB पैरेलल है हमारे CF के भी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी 5 है। तो देखो इस वाले अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की BCFD के, ठीक है, या हम DBCF की बात करें, तो इसके अंदर आप देखो अपोजिट साइड क्या है, DB और FC या CF अपोजिट साइड है और वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देखो बेटा यहाँ पे देखो DB और CF, ठीक है, DB और CF की बात करें, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये पैरेलल भी है। ठीक है, यानी ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं।
तो भैया पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या हो गई कि भाई एक पेयर क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। दिस मीन्स क्वाड्रिलेटरल DBCF is a पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि DBCF एक पैरेललोग्राम है। देखो दोबारा देख लो बेटा, ये स्टेप बड़ा काम का है, बस यहीं से आपको समझना है, पूरी थ्योरम समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ से मैंने इस स्टेप को समझ लो भाई, AD DB तो मैंने प्रूफ कर दिया क्योंकि गिवन है कि D मिड पॉइंट है। अब यहाँ से हमने प्रूफ करा है कि देखो AD इक्वल टू CF है, तो इन इक्वेशन का यूज़ करें हम किसका, देखो बेटा फर्स्ट का और थर्ड का, तो ये वाले पार्ट यानी DB इक्वल टू CF आ जाएगा। अब यहाँ देखो DF एक ऐसी लाइन है जो AB को D पे कट कर रही है और CF या FC को F पे कट कर रही है, और इस तरह कट करे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो देखो Z की आकृति नहीं बना रहा बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ADE, देखो ये पहली प्रूफ करा है यूजिंग सेकंड से कि DF एक ऐसी लाइन है कि जिसके अंदर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। देखो ये आया कहाँ से, तुम यहाँ लिख सकते हो यूजिंग, इससे भी लिख सकते हो सेकंड से भी, ठीक है। तो DF एक ऐसी लाइन है जो AB को D पे कट कर रही है और CF को F पे कट कर रही है, सच दैट कि जो एंगल है ना ADE और एंगल CFE इक्वल है। इसका मतलब ये देखो Z की आकृति बना रहे हैं बेटा, और Z की आकृति बना रहे हैं तो ये अल्टरनेट एंगल ही तो हुए इस तरीके से। और जहाँ अल्टरनेट एंगल होता है वो हाँ कब होता है बेटा, जहाँ कोई पैरेलल साइड एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ AD पैरेलल है हमारे CF के या FC बोलो, और आपको पता है कि AD इक्वल है DB के, तो हम कह सकते हैं कि भाई DB जो है वो पैरेलल है हमारे CF के। नाउ यूजिंग फोर्थ से यूज़ करते हैं बेटा DB इक्वल टू CF के, और यहाँ से यूज़ करते हैं यूजिंग 4 and 5 लिख देते हैं बेटा, यूजिंग 4 and 5 लिख देते हैं। यूजिंग 4 and 5 यूज़ करते हैं कि DB इक्वल टू CF है एंड DB पैरेलल है हमारे, देखो यहाँ DB लिख देता हूँ साफ तरीके से, ठीक है, DB पैरेलल भी है CF के। दिस मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल जो हुआ DBCF एक पैरेललोग्राम हुआ, डेफिनेटली होना भाई, क्योंकि इसके अंदर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल है और पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हुआ। और पैरेललोग्राम हुआ तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगेगी। वो कौन सी है कि अपोजिट साइड क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा थोड़ा सा स्पेस और यूटिलाइज करते हैं क्योंकि थ्योरम लेंथी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो DF साइड है वो, ठीक है, पैरेलल होगी किसके, BC के, और DF इक्वल भी होगी BC के। क्यों, क्योंकि DBCF एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया, नाउ अगर हम बात करें स्प्लिट कर देते हैं हम DF को, हम क्या कर देते हैं बेटा, स्प्लिट कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा, ये तो स्प्लिट करा हमने, यहाँ पे देखो DF को स्प्लिट कर सकते हैं हम DE प्लस EF, और ये इक्वल टू है हमारा BC के। अच्छा बाय कंस्ट्रक्शन देखेंगे DE इक्वल है EF के, यानी ये हुआ बेटा DE प्लस EF की जगह भी मैं DE प्लेस कर दूं तो BC हो जाएगा, ठीक है। कारण है क्योंकि यूजिंग, यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग, या मैं लिख देता हूँ ये क्या है बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन DE इक्वल है हमारा किसके बेटा, EF के, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा DE और DE 2 टाइम्स ऑफ TE हो गया, और वो हो गया BC के इक्वल। तो इसका मतलब हुआ बेटा DE की जो वैल्यू है 1/2 BC के आ गई, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी, हमें प्रूव भी करना था इसके पैरेलल है BC के, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ से यानी DF पैरेलल है हमारे BC के। भाई ये पूरी की पूरी साइड इसके पैरेलल है BC के, और आपको पता है DEF क्या है, हमारे कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी पॉइंट्स
डी ई और हमारा कौन सा बेटा एंड एफ आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है, कोलिनियर है। देयरफॉर क्या होगा बेटा, देयरफॉर हम उसका जो छोटा वाला पार्ट है डी एफ का, जो छोटा वाला पार्ट है डी ई पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, हैंस तो ये दोनों बातें बेटा हमारी प्रूफ हो गई हैं। हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। क्या प्रूफ करा है बेटा हमने, एक तो ये बात प्रूफ करी है कि जो डी ई है, ठीक है, डी ई पैरेलल है बी सी के, और जो डी ई की जो वैल्यू है वो 1/2 बी सी के इक्वल है। ठीक है बेटा, बहुत ही काम की थ्योरम है बेटा, बस सारा स्टेप हमारा यहाँ से अगर आप इस पोर्शन को समझ जाए ना तो थ्योरम में कुछ नहीं है। ठीक है, मेनली हमने क्या करना था बेटा, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का यूज़ करके इसको अल्टरनेट एंगल बना के प्रूफ करना था, ताकि हम क्या करें, इस साइड को इसके पैरेलल प्रूफ कर दें और इक्वल प्रूफ कर दें। अगर पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दें तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन जाएगा तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, तो बाकी तो आप सब संभाल लोगे, सिंपल। बस हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी। बार बार आप इसको बेटा वीडियो को पॉज करके देखें, कहीं पे स्टेप को मिस मत कर देना। ठीक है, तो ढंग से आप इसको देखें ताकि आपको थ्योरम समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका जो टॉप 10 में क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से यानी चतुर्भुज से, वो है क्वेश्चन नंबर 10। और वो क्या कहता है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है और एग्जाम में पूछा जाता है। अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से भी और थ्योरम यूज़ हो रही है इसके अंदर, वो उसकी वजह से भी। जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर थ्योरम कराई थी वही इसके अंदर यूज़ होगी। ठीक है बेटा, कैसे, देखो बेटा, कह रहे हैं कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DE। ठीक है, कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर PQRS क्या है, मिड पॉइंट है साइड AB BC CD और DE के रिस्पेक्टिवली लिख लेना, कोई बात नहीं। AC इज़ ए डायगनल, AC एक डायगनल है, तो हमें शो करना है कि SR पैरेलल टू AC है और SR 1/2 ऑफ AC के, और PQ इक्वल टू SR है और PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम है। सिंपल है, बस मिड पॉइंट थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। तो देखो बेटा, इसके अंदर देखो गिवन वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, बिना उसके भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। इन ट्रायंगल, इसके अंदर हम बात करें पहले, देखो ABC के अंदर, इन ट्रायंगल ABC के अंदर बात करें, देखो बेटा P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स। भाई P किसका है, AB साइड का, AB का, एंड Q किसका मिड पॉइंट है, BC का रिस्पेक्टिवली। तो अगर इनके मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देखो बेटा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, तो वो क्या कहता है कि अगर ये उसके ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो मिड पॉइंट है इन एनी दो साइड की, तो वो तीसरी साइड के लिए क्या होती है बेटा, तीसरी साइड यानी जहाँ डायगोनल है AC, उसके क्या होगी, पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। यानी क्या होगा बेटा, PQ पैरेलल होगी किसके, AC के, और PQ की जो वैल्यू होगी 1/2 AC के होगी। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लें। नाउ इन ट्रायंगल ADC में, देखो ADC की बात करते हैं हम, तो ADC के अंदर बात करें, ADC के अंदर जो है S एंड R आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड, क्या बोला था बेटा इसने, AD या DA बोलो और CD के, ठीक है ना, CD के। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं।
तो देखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम की अगर हम बात करें तो इनके लिए भी AC जो डायगोनल है वो एक थर्ड साइड की तरह वर्क कर रहा है। तो SR जो होगी बेटा पैरेलल होगी AC के, और SR की जो वैल्यू होगी 1/2 AC के इक्वल होगी। इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर करते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड से देखें बेटा, यूजिंग, यहाँ देख लो बेटा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें, देखो इनकी जो राइट साइड है वो इक्वल है, तो लेफ़्ट भी इक्वल होनी चाहिए, यानी PQ इक्वल टू होगा SR। तो इसे हम थर्ड बना देंगे। अब देखो बेटा सिंपल है, अगर इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है PQRS को, तो कोई भी एक पेयर को अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ कर दो और इक्वल प्रूफ करो। यही सिंपल लॉजिक मैंने आपको बताया। तो अगर हम बात करते हैं, देखो बेटा PQ पैरेलल है AC के और AC पैरेलल है किसके बेटा, SR के। ये तो है, ये दिख रहा है, देखो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से PQ पैरेलल AC के और SR भी पैरेलल है AC के। तो ये तीनों पैरेलल हुए ना आपस के अंदर, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग लिख देता हूँ बेटा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज PQ पैरेलल है SR के। तो ये बन गया बेटा हमारे लिए फोर्थ इक्वेशन। नाउ अगर हम बात करें बेटा, यहाँ देखो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ की बात करें हम बेटा, देखो थर्ड से क्या है, PQ बराबर है SR के, और फोर्थ से PQ पैरेलल है SR के। तो क्या हो रहा है बेटा, PQ पैरेलल है SR के और PQ इक्वल भी है SR के, हैंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम, यानी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, सिंपल था, थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। अगर आपने थ्योरम आपको समझ में आ गई तो सिंपल था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये थे बेटा मेरी तरफ से टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले इनको, जो भी मैंने 10 क्वेश्चन कराए, इस चैप्टर के इन 10 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना बेटा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा, ये आप देख लेना बिल्कुल, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में और टॉप 10 क्वेश्चनों के साथ में। जब तक के लिए आप नोट कीजिए।